कि वाकई इनके अंदर हिम्मत है, क्योंकि जिस तरह से मौजूदा सरकार ने कई सरकारी कर्मचारियों को मैंने दिखाया कि उन्होंने ऑन कैमरा, रेलवे वालों ने कहा कि अगर तुम ओल्ड पेंशन का डिमांड करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ये निजीकरण इतना ही अच्छा लग रहा है मौजूदा सरकार को, हो सकता है कुछ दिन पार्लियामेंट भी प्राइवेट के हाथों में हो, उसका मेंटेनेंस उसके हाथ में हो, लाल किला है ही, बाकी चीज है ही। तो इस देश में जनता के टैक्स से क्या खाली सरकार चलाया जाएगा? मंत्री जी का ऐशो आराम और उनकी लग्जरी गाड़ियों का पेट्रोल का खर्चा और घर का बिजली का बिल बढ़ा जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। आज कहीं ना कहीं इन्होंने जो कहा है कि गांव गली चौराहे मोहल्ले पे पर्चे बंटवाएंगे, मुझे तो वो 1947 से पहले के हम लोग इतिहास पढ़ा करते थे कि जब स्वतंत्रता सेनानी अपनी बात पहुंचाते थे तो किस तरह से पहुंचाना पड़ता था छुप छुप के लोगों के बीच में। क्या वही दौर आ चुका है, वो भी आजादी के बाद? ये सवाल आपसे भी है कि आज अगर आप सोचते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य या आपका भविष्य या आपके परिवार का भविष्य या आपके बेटियों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, तो उस पर क्वेश्चन मार्क है। वो अभी जैसे चुनाव में अंडर करंट तैयारी है। 30 जुलाई को हम अपनी ताकत दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत के लोग आएंगे, अभी तो पूरे भारत के बुलाएंगे भी नहीं। 2024 से पहले इसी श्रृंखला में, इसी सीरियल में एक से एक बड़े आंदोलन होंगे। इस देश को जो चलाने वाले उन्होंने कहा था कि मैं रेलवे को निजीकरण नहीं करूंगा, लेकिन ग्रेजुअली पब्लिक का नब्ज टटोलते टटोलते पहले स्टेशन लो, फिर ट्रेन लो, फिर दुकान लो, फिर वहां पे जमीन लो, करते करते एक दिन रेलवे होगा, सबको पता है। कैसे भरोसा करेंगे उन चीजों पे आप? देखो, जो मौजूदा सरकार है भरोसा करने लायक नहीं है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आवाज अगर मीडिया दिखा रही होती, जो नेशनल मीडिया अपने आप को कहती है ना, तो 2 दिन के अंदर इस सरकार को प्रेशर आ जाता। यहाँ पे कम से कम 50 कैमरे लगे हुए हैं, 50 कैमरे लगे हुए हैं, कोई दिखाने वाला नहीं है, उनका कैमरा इधर घूम भी नहीं सकता, इतना डर। असल में आज की सरकार बड़ी कमजोर सरकार है। हमने देश के 700 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, प्रधानमंत्री समेत एक लिखित पत्र लिखा है कि जब तक देश के आखिरी नागरिक को सम्मानजनक पेंशन नहीं दी जाती, तब तक आप चुने हुए प्रतिनिधि अपनी पेंशन छोड़ने की नैतिकता के आधार पर घोषणा करें। शिक्षक एकता। दोस्तों नमस्कार, ये जो हमारे साथ लोग खड़े हैं, इन्होंने एक पोस्टर लगाया जिसको मैं पढ़ रहा था, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन। और ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ये जीत नहीं सके तो वो बैनर का नामो निशान इस भारत से मिट जाएगा और बैनर की जगह ले लेगा इंडियन प्राइवेट सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन, सिर्फ और सिर्फ वही बच जाएगा। ये लोग खड़े हैं, शिक्षक हैं आप लोग, ऐसा लग रहा है जैसे शिक्षक एकता आप लोग बोल रहे हैं। गुरु, जिस विश्व गुरु में गुरुजी रोड पे चिल्ला रहे हो, वो विश्व गुरु भारत कब तक बनेगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। ये मैं कई बार बता चुका हूं। पुरानी पेंशन की डिमांड एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। और क्यों बनता जा रहा है ये आपको बताना चाहता हूं। इस भारत में करीब अगर गवर्नमेंट डेटा देखेंगे तो 2 करोड़ सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, करीब 1 करोड़ 40 लाख स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, करीब मैं बता रहा हूं, और करीब 60 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। और उन डिफेंस को छोड़ दीजिएगा, इसमें डिफेंस इसमें कैलकुलेटेड नहीं है। अगर 2 करोड़ आप एम्प्लॉय समझते हैं तो उसमें से एक भी एम्प्लॉय नहीं है जो आज के डेट में, चाहे वो रोड पे आए या ना आए, पुरानी पेंशन की डिमांड उसके दिमाग में नहीं होगा। और रोड पे वही लोग आ रहे हैं। आज के वक्त में ये कहना पड़ेगा कि वाकई इनके अंदर हिम्मत है, क्योंकि जिस तरह से मौजूदा सरकार ने कई सरकारी कर्मचारियों को मैंने दिखाया कि उन्होंने ऑन कैमरा, रेलवे वालों ने कहा कि अगर तुम ओल्ड पेंशन का डिमांड करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। और बातें बताऊं, इससे पहले जरा इन शिक्षकों पे आता हूं। सर, आप लोग पुरानी पेंशन की डिमांड के लिए आज प्रदर्शन तो चल ही रहा, ये नहीं कहूंगा कि आज उतरे हैं। आखिर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकार आखिर सुनती क्यों नहीं और सुन क्यों नहीं रही है? क्योंकि ये मुद्दा बहुत पुराना हो चुका था। अभी एक आपके साथी पत्रकार ने पूछा कि पहले से क्यों नहीं उठाया गया। पहले तो एनपीएस लगेगा तभी तो उसके मुद्दे को उठाएंगे। जब पहले भर्ती 2004 के बाद जो हुई, वो जब लोग उसके बाद धीरे धीरे हुए, फिर परिपक्व हुए, फिर समझ में आया कि मेरा क्या घाटा क्या नुकसान है, तभी तो आवाज़ उठी। आज आप देखिए, पिछले विधानसभा यूपी के चुनाव के बाद हर जनता के, हर भारतीय के, हर वोटर के दिमाग में और दिलों पे ये है कि पुरानी पेंशन एक अन्याय कर्मचारियों के साथ हो रहा है, उसको दिया जाए।
आज के बाद आपसे कोई भी ये सवाल पूछे कि पहले क्यों नहीं उठाया, तो उससे बोलिएगा, मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूं कि आपने कभी ये सवाल पूछा कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन अगर इतनी ही अच्छी है तो मंत्री जी को क्यों नहीं और मौजूदा सारे मंत्रियों को पुरानी पेंशन के अंदर क्यों नहीं रखा जाता? वही आपको बताया। नहीं, ये सवाल आप पूछे ना, मैं आपको बता रहा हूं। हम आपसे ये सवाल नहीं पूछेंगे क्यों नहीं उठाया। आप हमने ये बार बार पूछा, आप भी हमारे लगभग साथी बन चुके हैं क्योंकि हम यहाँ 5वीं बार आए हैं। आपने भी देखा हमारे हर पत्र में ये लिखा हुआ है कि आपने पुरानी पेंशन के लाभ जो छोड़ दें, आप भी नई पेंशन ले लें। तो उनको ये बात समझ में आती है, उन्होंने ये बात को एडमिट किया है। एक माननीय सांसद महोदय ने तो ये भी बताया कि हम चाय इसी से पिलाते हैं, और तुम चाय के पैसे ले रहे हो, फिर काहे कि तुम लोक सेवक हो, लोक सेवक तो हम हैं। जो आपने कहा ना इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन, ये कहीं लोग गवर्नमेंट सर्वेंट नाम नहीं है, इसमें एम्प्लॉय फेडरेशन है। हम लोक सेवक असली में हम ही हैं, और हमारा ये हक बनता है। उनका हक 5 साल में बने या ना बने, लेकिन हमारा 35 साल में पेंशन का हक है और वो हम लेकर रहेंगे। आपने अपने पोस्टर पे निजीकरण का भी विरोध लिख रखा है। बिल्कुल लिखा। इसीलिए मैंने पब्लिक सर्विसेज की बात करी कि जिस तरह से पीएसयू को खत्म किया जा रहा है। जी पीएसयू अगर बचेगा नहीं तो पब्लिक सर्विस रहेगा कहाँ फिर? जी नहीं रहेगा ना। बिल्कुल। अगर ये निजीकरण इतना ही अच्छा लग रहा है मौजूदा सरकार को, हो सकता है कुछ दिन पार्लियामेंट भी प्राइवेट के हाथों में हो, उसका मेंटेनेंस उसके हाथ में हो, लाल किला है ही, बाकी चीज है ही। तो इस देश में जनता के टैक्स से क्या खाली सरकार चलाया जाएगा? मंत्री जी का ऐशो आराम और उनकी लग्जरी गाड़ियों का पेट्रोल का खर्चा और घर का बिजली का बिल बढ़ा जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। खैर, मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं कि पुरानी पेंशन में मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं कि आपने 60 साल तक नौकरी करी और जब आप रिटायर होते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर आपकी लास्ट टेक होम सैलरी हाथ में 30,000 रुपए थी, तो पुरानी पेंशन के हिसाब से करीब करीब आपको 15,000 रुपए पेंशन मिल जाते। लेकिन नए पेंशन के हिसाब से वही आपको किसी को 3,000, किसी को 4,000, किसी को 3,300 रुपए मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने 60 साल इस भारत की सेवा की और 60 साल बाद अमूमन समझते ज्यादातर नौकरियों में रिटायर हो जाते हैं, सिर्फ मंत्री नेता को छोड़ करके जो 75 साल में भी चुनाव जीत के और देश चला सकते हैं, लेकिन इन लोगों को कहा जाता है 60 साल में ये बेकार हो गए। चलो बेकार हो गए मान लिए, लेकिन 60 साल में खून पसीने की कमाई इन्हीं के पैसे से काट काट के जो जमा किया गया पेंशन के नाम पे, वो पेंशन ये ले नहीं सकते। अभी इस वक्त ऐसा दौर चल रहा है साहब कि कौन सा ऐसा आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो पेंशन के लिए नहीं चिल्ला रहे हैं। नंबर 1 चीज। नंबर 2 कि मैं देख रहा हूं कि आप लोग किस्तों में लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर ये लड़ाई को कंसोलिडेटेड लड़ाई आप लोग क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं और इकट्ठे क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? आप इसे किस्तों में ना कहें, ये श्रृंखलाबद्ध है, ये सीरियल वाइज है। ये सीरियल वाइज हर महीने हम यहाँ पे आ रहे हैं, और उसके बाद एक महीने अगर अगले महीने हम आएंगे तो लगभग 1-1.5 लाख एम्प्लॉइज से संपर्क करने के बाद दोबारा यहाँ आएंगे। जो हमारा जो संपर्क लोग चल रहा है, जो हमारे आंदोलन की तैयारी चल रही है, वो अभी जैसे चुनाव में अंडर करंट तैयारी है। 30 जुलाई को हम अपनी ताकत दिखाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत के लोग आएंगे, अभी तो पूरे भारत के बुलाएंगे भी नहीं। 2024 से पहले इसी श्रृंखला में, इसी सीरियल में एक से एक बड़े आंदोलन होंगे और सरकार को समझ आएगी। हमारे हौसले बुलंद है। आप यहाँ से परिचय लेना शुरू करें। मैडम हेल्थ से हैं, ये नर्सिंग पटेल चेस्ट से हैं, आप यहाँ देखें ये हेल्थ कर्मचारी हैं। आप अलग अलग पूछे सेक्रेटरिएट से हैं, और निगम शिक्षक आए हुए हैं यहाँ, रेलवे से जो हमारे साथ देने के, समर्थन देने के लिए आए, जो रिटायर्ड हैं, जो अपना बताते हैं कि पेंशन में और बिना पेंशन में क्या फायदा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं भाई साहब, यहाँ उद्योग भवन से हैं। चारों तरफ से सरकारों घेरे हुए हमें। हम तो ऐसे विस्फोटक हैं कि अंदर से विस्फोट करेंगे तो मंत्रालय उठ जाएंगे। इन्होंने एक बात कही, मैं इनके मुंह से सुनवाना चाहता था आपको। आज के वक्त में वो दौर चल रहा है जब आप प्रोटेस्ट भी करना चाहें तो जब आप परमिशन लेने जाएंगे तो पूछा जाएगा कितने लोग आएंगे। आप 400 लोग बोल दीजिए, कहेंगे परमिशन नहीं मिलेगा, 50 ही आ सकते हो आप। तो लोकतंत्र में जहां विरोध करना एक मौलिक अधिकार है जनता का, सरकार के किसी के भी नीति का विरोध कर सकते हैं, यही लोकतंत्र है और इसी वजह से लोकतंत्र है। उस विरोध की आवाज को भी जब दबा दिया गया है, ये जैसे इन्होंने बताया अलग अलग डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए रेलवे में 12 लाख एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं तो उनके बिहाफ पे ये खड़े हैं, या रेलवे से जितने रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके बिहाफ पे ये खड़े हैं। क्यों आखिर, मेरा सवाल ये है आपसे कि क्यों आखिर सरकार को आज की डेट में जनता के वोट का डर नहीं लगता? सरकार घमंडी हो गई है, उनको विश्वास है कि ये हम सरकारी कर्मचारी हो या जनता को बेनिफिट ना देके फिर भी हम जीत जाएंगे, उनको ओवर कॉन्फिडेंस है। तो लेकिन ये उसका घमंड जल्दी ही टूटने वाला है अगर जनता के फेवर में कोई काम नहीं किया। व्हाट इज योर एज? माई एज इज 75। 75 साल इनकी उम्र है। और रिटायर कब किया आपने? 2008 में।
2008 में। हाँ, कितने साल नौकरी करी थी? मैंने 37 ईयर्स। 37 साल की नौकरी, 15 साल से करीब रिटायरमेंट के हो गए, और इनके जैसे लोगों की दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती देखिए। जब ये सुकून के साथ एक नौकरी से रिटायर हुए, पूरी नौकरी करी, जिंदगी आराम से जीने का वक्त था इनका, तो अब उस आधी जिंदगी के लिए भी उसमें भी लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। तो ये है अच्छे दिन इनके। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। यूनिवर्सिटी से। आपने निजीकरण लिखा है, डॉक्टर टीचर समरवीर साहब ने क्या किया आपको पता है? क्या यही दिन देखना रह गया था? टीचर से लगे, मैं नॉन टीचिंग से है। नहीं, नॉन टीचिंग की बात नहीं, मैं आपने प्राइवेटाइजेशन लिखा है, डॉक लिखी है, ये लिखी है। मैं कह रहा हूँ कि आज जो आप खड़े हैं यहाँ पे, आपका मुद्दा क्या है? ओल्ड पेंशन है, क्या है बताइए? ओल्ड पेंशन है, निजीकरण है, सब मुद्दे जो है, सबके मुद्दे हमारे मुद्दे हैं, जो आपके मुद्दे हैं। कैसे निजीकरण स्टॉप हो सकता है आज के वक्त में? क्या बच रहा है ये बताइए मुझे। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो बच रहा है? सर ऐसा अभी हमने 42 दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 42 दिन आंदोलन किए हमने, जो है इसी निजीकरण के खिलाफ, जो है क्योंकि भारत सरकार में बैठे हुए लोग विश्वविद्यालय के अंदर भी निजीकरण लेकर आ रहे, जो है, और उस निजीकरण का हमने पूरा विरोध किया। जो हमारी अथॉरिटी से वहाँ पर लास्ट बात हुई, जो माननीय रजिस्ट्रार साहब से, जो है उन्होंने बोला जो हमारी सैंक्शन पोस्ट हैं, सैंक्शन पोस्ट के अलावा हम निजीकरण नहीं करेंगे, जो है। हमने 42 दिन आंदोलन किया, क्योंकि वहाँ पे जंतर मंतर में पूरा मीडिया रहता है, जो है आप मीडिया के साथ ही हमारे, जो है, लेकिन हमने 42 दिन आंदोलन किया, वहाँ पे कुछ मीडिया कर्मी हमारे बीच में आए थे, जो है 42 दिन का मजबूत आंदोलन, और उसके बाद हमारी मीटिंग हुई अथॉरिटी के साथ, और अथॉरिटी ने माना कि हमारी डिमांड जायज़ है, जो निजीकरण है उसका विरोध करें। डूकू विरोध करी थी उस टाइम, ने पूरा विरोध किया उसका 42 दिन तक। एक बार बताइए, आपने कहा कि कहते हैं सिर्फ मैं सैंक्शन पोस्ट को वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, जो भी आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। इस देश को जो चलाने वाले उन्होंने कहा था कि मैं रेलवे को निजीकरण नहीं करूंगा, लेकिन ग्रेजुअली पब्लिक का नब्ज टटोलते टटोलते पहले स्टेशन लो, फिर ट्रेन लो, फिर दुकान लो, फिर वहां पे जमीन लो, करते करते एक दिन रेलवे होगा, सबको पता है। कैसे भरोसा करेंगे उन चीज़ों पे आप? देखो, जो मौजूदा सरकार है भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि गेल भेज दिया, रेल भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, सब मालूम है हमको, जो है क्योंकि हम शिक्षण संस्थान के अंदर है। अब इनका फाइनल जो मोटरो चल रहा है कि शिक्षण संस्थान को भी भेज दिया जाए, जो है, लेकिन हम उसका पूरा विरोध करते रहेंगे जब तक हम सिस्टम में के अंदर बैठे हुए हैं। ये देश नहीं बिकने दूंगा का नारा जो सुना करते थे 2014 में, आज पब्लिक कह रही है कि ये देश नहीं बिकने दूंगा। आप कहाँ से आई हैं? मैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट से हूँ, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ। पटेल चेस्ट से आए हैं, हेल्थ वर्कर। कौन सुनेगा इस लड़ाई को? सुनना तो पड़ेगा, आवाज कानों तक पहुँचे, इसलिए बार बार कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं करेंगे, घर में बैठ गए तो आगे नहीं कर पाएंगे ना कुछ। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं पटेल चेस्ट से आई हूँ। तो क्या लगता है कौन सुनेगा? आपके सामने धरना चल रहा है पहलवानों का, सरकार तो बहरी हो चुकी है, कहाँ सुनेगा? सर इनको सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेगा तो अगले बार में जीतेगा ही नहीं। अगली बार। हाँ जी। आप मैडम कहाँ से? मैं भी हेल्थ सेक्टर वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट से। हम हेल्थ से, हमारे एम्प्लॉयज कोविड में मर गए थे। आज एक एम्प्लॉय जिसकी डेथ हुई थी, सामने रहकर फ्रंट लाइन था, वो एनपीएस का है, उसके परिवार को पेंशन नहीं मिल रही है, तो इस सरकार को मानना ही पड़ेगा। हम ही से गवर्नमेंट बनती है तो झुकना पड़ेगा। चलिए, ये महिलाओं का जज्बा है, और जिस तरह से आवाज लगा रहे हैं, दिखाओ जरा। ओहो, पुरानी पेंशन, इसको खोलो जरा, इसको खोलो। ये देखिए, तो ये हालात है इनके। जो पेंशन की बात करेगा, जो पेंशन की बात करेगा। बड़ा शानदार आप लोगों ने तरीके से अपना विरोध दर्ज किया है। ये तो ऐसा लगा, ये रंग से लिखा है कि खून से लिखा है? रंग से लिखा। रंग से लिखा। एक बार बताइए, कैसे अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा पाएंगे? अगर मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आवाज अगर मीडिया दिखा रही होती, जो नेशनल मीडिया अपने आप को कहती है ना, तो 2 दिन के अंदर ही सरकार को प्रेशर आ जाता। यहाँ पे कम से कम 50 कैमरे लगे हुए हैं, 50 कैमरे लगे हुए हैं, कोई दिखाने वाला नहीं है, उनका कैमरा इधर घूम भी नहीं सकता, इतना डर। असल में आज की सरकार बड़ी कमज़ोर सरकार है। हमने देश के 700 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, प्रधानमंत्री समेत एक लिखित पत्र लिखा है कि जब तक देश के आखिरी नागरिक को सम्मानजनक पेंशन नहीं दी जाती, तब तक आप चुने हुए प्रतिनिधि अपनी पेंशन छोड़ने की नैतिकता के आधार पर घोषणा करें, क्योंकि इससे एक मैसेज जा रहा है कि जो राजा है, जो चुना हुआ प्रतिनिधि, वो दूध जलेबी खा रहा है, देश की जनता भूखी मर रही है। उसका किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, प्रधानमंत्री समेत किसी ने जवाब नहीं दिया। और
हमारा जो आंदोलन, प्रधानमंत्री ने किसका जवाब दिया आज तक? मुझे एक नाम बताओ 9 साल में, एक उदाहरण। बड़े डरपोक प्रधानमंत्री हैं, ऐसा प्रधानमंत्री भारत ने कभी नहीं देखा। वो आज ये समझ चुके हैं कि पुरानी पेंशन छीनना अटल बिहारी वाजपेयी की गलती थी। अटल बिहारी जी की नहीं, इवन एक समय कांग्रेस सरकार भी पुरानी पेंशन लागू ना करने के समर्थन में थी। ये अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस की बाउंड्री से ऊपर जाकर पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल 5 राज्यों ने ये कर दिया। अब ये सिलसिला चल पड़ा है। आज देश की तमाम सरकारों को, हमने तमाम मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। हमने सीपीएम के जो अपने आप को वामपंथी कहते हैं, उन्होंने कमेटी गठित की है। हमने सीताराम येचुरी को चिट्ठी लिखी है कि आप एक कमेटी बना के देश में कर्मचारी का बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपके संगठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं और तुम्हारी अपनी सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रही है। तो हमारा आंदोलन किसी भी पार्टी विशेष ना होकर उन तमाम लोगों के खिलाफ है। और केवल पेंशन एक मुद्दा है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, इसके साथ प्राइवेटाइजेशन, इसके साथ जो तमाम डिपार्टमेंट को, इनकी सरकार की नीति है, पहले डिपार्टमेंट को खराब करो, फिर बदनाम करो, फिर उसको बेच दो। चलिए, मैं आप देखिए, ये कहानी तो बहुत जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब आज के वक्त में आपको लाइव उदाहरण से अच्छा उदाहरण तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे देश की महिला पहलवान, इतना नेम फेम इंटरनेशनल तौर पे सब कुछ है, कोई नहीं दिखा रहा है इनको। दिखाना छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे बैठ के आवाज़ लगा रही है, फुटपाथ पे सो रही है, कोई सुन नहीं रहा। मैं ये मुद्दा इसमें नहीं ला रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इस देश में जहाँ पे इतना बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को किस तरह से चलाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक नज़र आता है। नहीं लगता आपको कि जनता की आवाज़ दबाने के साथ साथ आप प्रदर्शन करने आए, 50 लोग से ज़्यादा नहीं आ सकते, उदाहरण के तौर पे कई बार सवाल पूछा जाएगा, जब आवाज़ लगाएं तो कोई दिखाने वाला नहीं होगा, तो कैसे लोग किसके पास जाएंगे आप गुहार लगाने के? एक तो जो लोग इसको कवर कर रहे हैं उनका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जो लोग कवर नहीं कर रहे, हमारे पास अल्टरनेट सिस्टम है। हम देश के सभी चौराहे पर एक साथ अपने कार्यकर्ता खड़े करेंगे, करोड़ों पर्चे आधे घंटे के अंदर बांट के एक एक आदमी को इंकित करेंगे। हमारा जो एम्प्लॉइज है वो गांव के हर कोने में है, हर कूचे बस्ती, हर रोड में है। हम पैरेलल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं इन्होंने जो कहा है कि गांव, गली, चौराहे, मोहल्ले पे पर्चे बंटवाएंगे, मुझे तो वो 1947 से पहले के हम लोग इतिहास पढ़ा करते थे कि जब स्वतंत्रता सेनानी अपनी बात पहुंचाते थे तो किस तरह से पहुंचाना पड़ता था छुप छुप के लोगों के बीच में। क्या वही दौर आ चुका है, वो भी आज़ादी के बाद? ये सवाल आपसे भी है कि आज अगर आप सोचते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य या आपका भविष्य या आपके परिवार का भविष्य या आपके बेटियों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, तो उस पर क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि चाहे हमारे ये सरकारी एम्प्लॉयज़ हों, चाहे हमारी देश की बेटियां हों, इस सरकार की एक एक नीति और एक एक पॉलिसी का कलई खोल के रख दिया है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जनता की आवाज़ को दबाओ और जनता की आवाज़ को ना दिखाओ। नमस्कार।